गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संविधान की समझ एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज चलाई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हर अनुच्छेद और दाव पेंच को हम सब पढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। उसी सिलसिले में ये हमारा 16वां कदम है और हम लोग 16 एपिसोड तक पहुंच गए हैं। अभी तक में हमने आपको नागरिकता के प्रावधानों को बताया है। एक से लेके पार्ट 1 में जब था तो 1 से 4 और 5 से 11 में आपको संविधान की नागरिकता, संविधान में कैसे नागरिकता प्रदान की जाती है उस बारे में था। और आज वहाँ जो आर्टिकल 11 है उसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट कैन मेक द एक्ट फॉर सिटीजनशिप, यानी जो 26 जनवरी 1950 से पहले नागरिकता आपको संविधान से प्राप्त होगी, लेकिन उसके बाद अगर आपको नागरिकता देना है, नागरिकता प्रदान करना है, तो आपको पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी, संसदीय अधिनियम बनाया जाएगा और उसके तहत किसी को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो कौन कौन से शर्त हैं और कौन से कानून के तहत हमें नागरिकता अभी तक प्राप्त होती है, ये आज का हमारा विषय है। तो नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बाद जो नागरिकता प्रदान की जाती है भारतीय लोगों को या अन्य लोगों को, वो दरअसल रेगुलेट होती है सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। आप याद कर लीजिए, भारत में नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बाद जो नागरिकता प्रदान की जाती है वह नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रदान की जाती है, जिसको 1986 में भी संशोधन किया गया है, 1992 में संशोधन किया गया है, 2003 में संशोधन किया गया है, 2005, 2015 और करेंट में 2019 में, यानी CAA जो 2019 आया था वो इसी में संशोधन की बात है। उसमें कुछ नए प्रावधान क्या किए गए हैं उसको मैं इस अधिनियम के बाद उसको बताऊंगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हमें कैसे नागरिकता प्रदान की जाती है। तो देखिए, देयर आर फॉलोइंग 3 बेसिस टू गिव सिटीजनशिप। हमें 5 आधार दिए गए हैं। नागरिकता, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता 5 आधारों से मिल सकती है। क्या क्या है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है बाय बर्थ, यानी जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता कैसे दी जाएगी? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक हो सकता है, जिसे जस्ट सोलिड लॉ ऑफ द सॉइल यानी भूमि पुत्र कहा जाता है। वो मिट्टी में, भारत की मिट्टी में जन्म लिया है, इसलिए इसे नागरिकता दी जाएगी। या उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए, या तो वो खुद यहाँ जन्म लिया हो या उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो 26 जनवरी के बाद, तो उसको जन्म से नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये है कि दिस कांट अप्लाई फॉर फॉरेन एम्बेसडर, यानी पहला यह है कि विधि वहाँ लागू नहीं होगी, यह विधि वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ जन्म के समय शिशु का जो पिता है किसी दूसरे देश या शत्रु देश का राजनयिक हो। यानी भारत का वो व्यक्ति तो है, लेकिन आजकल वो किसी दूसरे देश का राजनयिक बन गया है, राजनेता बन गया है। या फिर ऐसा समझिए कि आप इस देश का नागरिक तो थे, लेकिन आजकल आप जाके पाकिस्तान में कोई राजनेता बन गए हैं या वहाँ उस देश का राजदूत बन गए हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके पुत्र या पुत्री को भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि बॉर्न ऑन फॉरेन अंडरटेकन इंडियन टेरिटरी, यानी ऐसा कोई भी विवादित क्षेत्र जो भारत के अधीन अभी नहीं है बल्कि विदेशी क्षेत्र में है, तो वैसे व्यक्ति को, वहाँ जन्म लेने व्यक्ति को भारत की नागरिकता, जन्म से नागरिकता नहीं दी जाएगी। जैसे अक्साई चीन या पीओके का क्षेत्र है, वहाँ जो जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वतः भारत का नागरिक नहीं होगा बल्कि उसे पंजीकरण अथवा देशीकरण आदि माध्यम से नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो जन्म से नागरिकता के लिए 2 एक्सेप्शन है। एक, पहला फॉरेन एम्बेसडर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो कोई इंडियन टेरिटरी, कोई विदेशी राज्य भारत राज्य क्षेत्र को अधीन कर लिया है, वैसे क्षेत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति भी इसके तहत नागरिकता प्रदान नहीं करेगा, मतलब नहीं ग्रहण कर सकेगा। ये हुआ बाय बर्थ। अब दूसरा आ गया सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी वंशाधिकार द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तो इसे लॉ ऑफ ब्लाउड भी कह सकते हैं हम लोग,
इसे रक्त संबंध भी कह सकते हैं कि भाई आपको इस देश के लोगों से रक्त की संबंधता है तो भी आप नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, आपको नागरिकता मिल सकती है। या ऐसे समझिए कि भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। और यदि जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है अर्थात उसका रक्त का संबंध है यानी लॉ ऑफ ब्लड है, तो उन व्यक्तियों के बच्चे जो भारत के नागरिक ना होते हुए भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे हैं, वे पंजीकरण द्वारा वंशानुगत भारतीय नागरिक बन सकते हैं। आपको क्लियर हो गया बात? यानी उन व्यक्तियों के बच्चे जो भारत के नागरिक ना होते हुए भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे हैं, वे पंजीकरण अथवा वंशानुगत भारतीय नागरिक बन सकते हैं। तो यानी जिसके माता पिता या दादा दादी नाना नानी कोई भारत का नागरिक है तो वंशानुगत आधार से उसके बच्चे या नाती पोता पोती भी भारत का नागरिकता प्रदान मतलब नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये 2 नंबर का आधार है। तीसरा आधार क्या है? सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। यही पंजीकरण यही वो मेथड है जिस पर इतना विवाद होता है और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी आया है, यानी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, और दूसरा आएगा नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण के तहत नागरिकता। तो रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता कौन कौन कर सकता है भाई? यानी द पर्सन बोर्न इन इंडियन शुड लिव एटलीस्ट 5 to 7 ईयर, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लगातार भारत क्षेत्र में 5 से 7 वर्षों तक निवास करता हो लगातार, तो भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है भारत के नागरिक के लिए। इसके शर्त है, ये पहला शर्त हुआ, यानी शर्त नंबर ए। तो जो व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना है नागरिकता के लिए, उसको यहाँ कम से कम 7 वर्षों तक निवास करना होगा। और ये 1986 अधिनियम के 1986 के संशोधन से पहले यह जो ईयर है, ये ड्यूरेशन है 5 से 7 ईयर, ये सिर्फ 6 महीने का था। यानी आप 6 महीने से भारत में निवास कर रहे हो तो ये एक शर्त हुआ करता था कि आपको नागरिकता रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा शर्त यह है कि द पर्सन लिविंग इन फॉरेन बिफोर अनडिवाइडेड इंडिया एंड द वुमेन मैरिड विथ इंडियन मैन, यानी भारत का जो अविभाजित भारत क्षेत्र का कोई व्यक्ति उस समय से विदेश में रह रहा है अभी तक में, तो उसके बच्चा वो नाता पोता पोती भी 5-7 वर्षों तक यहाँ रहने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं भारतीय नागरिकता के लिए। और दूसरा बात, कोई फॉरेन वोमेन भारतीय पुरुष के साथ विवाह करे तो भी वो रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता प्रदान कर सकती है। इसका फेमस उदाहरण है श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो सोनिया गांधी भी उसको रजिस्ट्रेशन के तहत यहाँ की नागरिकता ग्रहण की है। जब उसको श्री राजीव गांधी से विवाह हुआ तो सोनिया गांधी रजिस्ट्रेशन के तहत ही भारत की नागरिकता बनी है। इसका एक विवाद भी आएगा, क्या रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता और बाय डिसेंट और बाय बॉर्न से नागरिकता की में कोई विभेद किया जाता है? क्या सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका जा सकता है? ये विवाद को हम लोग सुलझाएंगे आगे जो आएगा। तो उसका मतलब है कि संवैधानिक पदों पर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के तहत प्राप्त नागरिकता वाले व्यक्ति क्या संवैधानिक पदों पर बैठ सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे। ये एक विवाद है जो उसको हम जब मुद्दे आएंगे अभी आगे तो इसको हम क्लियर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो तीसरा तक हम लोग पहुंच गए हैं। अगला क्या है? अगला है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण के तहत नागरिकता। चौथा आधार है कि आप देशीकरण के तहत नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, यानी ऐसा। अब इसके लिए कंडीशन बहुत सारा होगा। तो देशीकरण के तहत नागरिकता, इसके तहत जो कंडीशन है वो पहला कि आप नेचुरलाइजेशन के तहत अप्लाई कर सकते हैं भारतीय नागरिक के लिए। उसके लिए कंडीशन क्या है? नॉट होल्डिंग अदर सिटीजनशिप, यानी आपको किसी विदेश का नागरिकता आप होल्ड नहीं करते हो, उसका त्याग कर दिए हो, ये पहला शर्त है। आप अन्य किसी देश का नागरिक नहीं हैं, ये पहला इंश्योर करना होगा। दूसरा
ही सी शुड नॉट बिलोंग टू कंट्री हु रेस्ट्रिक्टेड इंडियन पीपुल टू टेक सिटीजनशिप। आप ऐसा किसी देश का पहले नागरिक नहीं थे जो जहां पर भारतीय लोगों को रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता ग्रहण करने के लिए रोका जाता हो, वैसे देश के आप वैसे देश से आप ना आए हो। क्योंकि भाई जाहिर सा बात है, जब हमारे देश को वहाँ नागरिकता लेने के लिए रोका जाएगा तो हम भी तो यहाँ रोकेंगे ना, भारत में हम क्यों दें नागरिकता फ्री में। तो ये दूसरा शर्त हो गया। तीसरा शर्त क्या है, ही मस्ट लिव बिफोर 1 ईयर कंटिन्यूसली सिंस अप्लाइंग। यानी जब आप अप्लाई करने वाले हैं, जब आप नागरिकता के लिए नेचुरलाइजेशन के लिए आवेदन देने वाले हैं, उससे ठीक 1 वर्ष पहले से आप लगातार भारत में निवास करते हो, कंटिन्यूसली सिंस अप्लाइंग। तो ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कि गुड कंडक्ट होना चाहिए, यानी सदाचार वाला व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा आचरण वाला। ऐसा ना हो कि कोई टेररिस्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई कूटनीतिक गुनाहगार व्यक्ति हो, जेल खटा हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। गुड कंडक्ट का व्यक्ति होना चाहिए। अगला उसका कंडीशन है कि ही शुड नो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं 8 शेड्यूल में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो उन भाषाओं में से कम एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, या तो हिंदी जो भी हो, हिंदी, संथाली, बंगाली, उड़िया, जितना भी 22 भाषा है, 8 शेड्यूल में जितने भाषाओं का उल्लेख किया गया उनमें से कम एक भाषा आप जानते हो। ये एक कंडीशन हो गया अगला। और अगला कंडीशन, लॉयल अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने में विश्वास करते हो। आप भारत को तोड़ने सेपरेट करने के विचारधारा वाले ना हो, आप अच्छे व्यक्ति हो। ये बहुत इंश्योर किया जाएगा आपको नागरिकता देने के लिए। और अगला इसमें एक्सेप्शन ये होगा कि इफ ए पर्सन शोज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द फील्ड ऑफ साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट्स, लिटरेचर, ग्लोबल पीस, देन ही कैन रजिस्टर हिमसेल्फ इजीली। एग्जाम्पल बहुत सारा है, अदनान सामी भी। यानी आप यदि साइंस यानी विज्ञान, फिलोसॉफी यानी दर्शन, आर्ट्स यानी कला, लिटरेचर यानी साहित्य, ग्लोबल पीस यानी वैश्विक शांति की दिशा में कोई उत्कृष्ट कार्य कर लिए हों, या कोई आपको विशिष्ट पहचान मिल गया हो, तब भी आपको ऊपर वाले जो आगे हमने जो शर्त रखे थे, उन शर्तों को पूरा ना करने के बावजूद भी आपको नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। तो ऐसे ही अदनान सामी को भी भारत की नागरिकता प्राप्त की गई है। ये सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत फेमस सिंगर भी हैं। इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता त्याग दी और देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता ग्रहण की है। तो ये एग्जाम्पल है अदनान सामी का। तो ये सिटीजनशिप का चौथा आधार अभी पूरा हुआ। पांचवा आधार क्या है, बाय ज्वाइनिंग एनी अदर टेरिटरी परमानेंटली इनटू इंडियन टेरिटरी। यानी कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जो भारत का नहीं था लेकिन भारत में सम्मिलित हो गया, तो वहाँ रहने वाले लोग स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे सिक्किम 1975 से पहले तो भारत का नहीं था, लेकिन सिक्किम 1975 में भारत में सम्मिलित हो गया, तो वहाँ रहने वाले लोग यानी सिक्किम के जो नागरिक थे वो इंडियन यूनियन के नागरिक बन गए। तो यानी पांचवा आधार क्या है कि बाय ज्वाइनिंग एडिंग टेरिटरी परमानेंटली इनटू इंडियन यूनियन। तो ये 5 आधार थे नागरिकता ग्रहण करने के। ये कहाँ लिखे गए हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखे गए हैं। 1955 में किसकी व्याख्या है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति जन्म लिया है या नागरिकता लेना चाहता है भारत का, तो उसको नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन सारे चीज़ों को हमने अभी तक में क्लियर किया। तो अगले बार जब हम आएंगे तो इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को बताएंगे, इससे जुड़े विवाद को भी बताएंगे और नागरिकता के जुड़े अलग अलग विवादों को भी सुलझाएंगे, और नागरिकता कैसे समाप्त किया जा सकता है उसको भी बताएंगे, कैसे रिनंसिएशन, टर्मिनेशन या किससे नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा निस्वार्थ भाव से आपको प्रदान किया गया आज का ये एपिसोड है।
आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा, कोई डाउट्स हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका अगले वीडियो में रिप्लाई दूंगा, या वहीं आपको लिख कर टाइप करके रिप्लाई दे सकता हूँ। और आप लगातार पढ़िए, खुश रहिए। ओके, ये कुछ मेरे बारे में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।